एपिसोड 21 की शुरुआत में हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और यहीं आइलैंड में हम माकोतो और उसके साथियों को कार्ड्स खेलते हुए देखते हैं और यहाँ माकोतो हार जाता है और इसी तरह माकोतो लगातार 10 बार हार चुका है और इस गेम में हार जाने की वजह से बेचारे माकोतो को घर की साफ सफाई का काम करना होगा। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आकर कहती है, क्या हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं? और उसी के साथ वहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं। इस लड़के का नाम आओनुमा है। वैसे अब माकोतो इस लड़की अकारी से कार्ड्स गेम खेलने को कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। लेकिन तभी आई आओनुमा के पास जाकर कहती है, प्लीज बर्फ बनाइए ना। जिसके बाद आओनुमा अपनी एबिलिटी से स्नोफॉल करने लगता है, जिससे आई बहुत ही खुश होने लगती है। तभी माकोतो इस ब्लैक मैन कुरोसावा से पूछता है, वैसे तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो बहुत तेजी से हैंड साइंस के जरिए माकोतो से कुछ कहता है जो उसे समझ नहीं आता। वैसे आज ये सभी यहाँ पर वेजिटेबल्स की एक हॉट पॉट पार्टी करने वाले हैं, ये दुआ करते हुए कि इनका सीड सोइंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इसके बाद हम मिस्टर मोमो को देखते हैं, जिनके हाथ में एक कार्ड होता है और उस कार्ड पर मित्सुमी का चेहरा होता है। और इसके बाद हमें योसाकुरा का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिन कांटेक्ट करके इन्हें बताती है कि उन्होंने तेनपोपो के हाइडआउट को ढूंढ लिया है, जो स्केलेटन नाम के एक आइलैंड पर है। और ये आइलैंड पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया गया। लेकिन अभी वो बस एक डेजर्ट आइलैंड है। असानो को यूकी से जो ईयरिंग मिले थे, उनके जीपीएस डाटा को एनालाइज करने के बाद हमें यही जानकारी मिली है और हमें लगता है कि उस आइलैंड पर उनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में हासाकुरा ट्रक होगा। हमें नहीं पता कि उनका इरादा क्या है, लेकिन इस लड़ाई में हम उनसे हार नहीं सकते। एक हफ्ते बाद हम उनके हाइड आउट पर हमला करेंगे। वैसे अपने इस मिशन के लिए इन्हें जितने ज्यादा हो सके उतने साथियों की जरूरत है, इसीलिए ये लोग स्पाई फेडरेशन से भी मदद मांगेंगे। और केइचिरो को लगता है कि इस मिशन में इनका सक्सेस रेट 100% है और इस मिशन का नाम होगा योसाकुरा फ्रंट लाइन्स। इसके बाद हम असानो को देखते हैं, जो अपने गन को देखकर यूकी के साथ हुई उसकी लड़ाई को याद कर रहा था। मुझे और भी बेहतर बनना होगा। लेकिन तभी एक ड्रॉर में से दद्दू बाण बाहर निकलते हैं, जिन्हें देख असानो घबरा जाता है। लेकिन तभी असानो के पीछे दादी केको आ जाती हैं। इन दोनों को देख असानो पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? दद्दू कहते हैं, हमें तुम्हारे मिशन के बारे में पता चला, इसीलिए मैं जेल से भागकर यहाँ आ गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दद्दू तुम्हें ट्रेन करेंगे। अब इसके बाद हम बड़े से मैदान में असानो को दद्दू के साथ देखते हैं और दद्दू बताते हैं कि यहीं पर वो अपने बच्चों के साथ ट्रेनिंग किया करते थे। 3 साल की उम्र में फुताबा उन्हें घुमा घुमा कर फेंकती थी। इसी के साथ मित्सुमी के पिता और मैंने भी एक दूसरे के साथ काफी ट्रेनिंग की है। वो हर एक चीज को बहुत ही जल्दी सीख लेता है, इसीलिए असानो उसका सामना करने के लिए तुम्हें भी ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ कुछ ऐसा होता है, जमीन में अचानक ही होल्स हो जाते हैं। जिसके बाद दद्दू कहते हैं, तुम लड़ाई के दौरान सिर्फ सुमेनन पर निर्भर नहीं रह सकते, तुम्हें अपने सभी सेंसेस को सही से इम्प्रूव करना होगा, तभी जाकर तुम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इसमें तुम्हें बहुत दर्द भी होगा। तुम्हें पता ही होगा कि एक पॉलिशिंग बुलेट तुम्हारी बॉडी में इतनी जेंटली एंटर करती है कि तुम्हें उसका पता भी नहीं चलता। मोमो की बुलेट्स मेरी बुलेट से भी ज्यादा तेज और भारी होती हैं और सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम उन बुलेट्स का सामना कर पाओगे। तुम्हें अपनी बॉडी को उन बुलेट्स के लिए इम्यून करना होगा। और इसके बाद दद्दू असानो के ऊपर शूट करने लगते हैं। और दोस्तों, ये एयर बुलेट्स होती हैं, यानी कि गन से बुलेट्स के रूप में हवा निकलेगी। और दद्दू यहाँ पर असानो पर बहुत ही मामूली सी बुलेट से फायर कर रहे थे और तभी एक बुलेट सीधा असानो के मुंह पर जाकर लगती है, जिस वजह से बेचारा असानो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। वहीं दद्दू कहते हैं, तुम्हें सुमेनन को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी जाकर तुम आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच पाओगे और साथ ही इन बुलेट्स को भी अडेप्ट करना होगा। और इसके बाद असानो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करके तैयार हो जाता है, जो देख दद्दू अचानक ही जमीन में लात मारकर एक बड़ा बॉक्स निकाल लेते हैं, जिसमें बुलेट्स होती हैं। और अब असानो की असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी ओर हम रिन, केइचिरो और सेइजी को देखते हैं
और यहाँ क्यूइचिरो इन्हें अपने स्पाइडर थ्रेड्स का यूज करना बता रहा था, लेकिन रिन ऐसा कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी गलती से इन थ्रेड्स से रिन की हाथों की पट्टी कट जाती है और यहाँ हम रिन के हाथ पर तेनपोपो का निशान देखते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि तेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों और लोगों को किडनैप करके उन्हें मॉडिफाई करती है और रिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और रिन जब तक पूरे तेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं कर देती तब तक वो अपने हाथ से इस निशान को नहीं हटाएगी। और उनका सामना करने के लिए ही रिन ने हिनागिकु ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और रिन यहाँ पर माकोतो को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होती है, लेकिन क्यूइचिरो कहता है हम तीनों जूनियर हाई के क्लासमेट्स यहाँ एक साथ हैं, तो क्यों ना सेइची तेनपोपो के लीडर को अरेस्ट कर ले। वहीं दूसरी ओर हम ननाओ के पास ओगा और सुई को देखते हैं और इन दोनों की बॉडी पर भी तेनपोपो का निशान होता है और ये दोनों भी तेनपोपो के मॉडिफाइंग सब्जेक्ट्स रह चुके हैं और एक दिन इन्हें बचाया था रिन ने। इन्हीं के साथ रिन ने काफी सारे बच्चों की जान बचाई थी, लेकिन उस ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से वो सभी मारे गए। और इनके ब्लड की जांच करने पर ननाओ को पता चलता है कि ये ब्लड योजाकुरा के ब्लड से काफी ज्यादा मेल खाता है और इसीलिए वो इसका एनालिसिस पास्ट के डाटा के साथ करने लगता है ताकि वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ सके कि हाजाकुरा ड्रग की वजह से इनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना आए। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी सुई कहता है हमने एक दफा तुम्हें मारने की कोशिश की है, फिर भी तुम हमारी मदद कर रहे हो, इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और यही ओगा भी कहता है, लेकिन जरा अलग अंदाज में। लेकिन तभी ननाओ अपने असली रूप में आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान होगा? आखिर मैं एक योजाकुरा हूँ। वहीं दूसरी ओर हम शियोन को उसकी रिसर्चिंग का काम करते हुए देखते हैं। इसके अलावा हम केंगो को शाही तरीके से नहाते हुए देखते हैं और यहाँ पर पो 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 टॉय स्टोर का सीईओ आसुका हाथोड़ा भी होता है और ये भी केंगो की सेवा कर रहा था। लेकिन आसुका कहता है आखिर मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। सो तभी केंगो मित्सुमी का भेष लेकर कहता है प्लीज सीईओ आसुका, और मित्सुमी के लिए शायद से आसुका पागल है। वहीं दूसरी ओर हम अयाका को शिंजो के साथ देखते हैं और यहाँ शिंजो अयाका को अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा था और उसी दौरान वो हथियार भी बना रहा था। अयाका उसकी कहानी को सुनते हुए रोते हुए उसकी मदद कर रही थी, लेकिन यहाँ शिंजो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, जिस वजह से अयाका उसकी फेवरेट कैंडी लेकर आती है जो मित्सुमी ने बनाई है। जो देख शिंजो कहता है मित्सुमी तुम कितनी अच्छी हो। और इसके बाद हम फुताबा को सुकियो के साथ देखते हैं जो ट्रेडिशनल अंदाज में चाय बना रही है, लेकिन तभी कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए आते हैं। सो फुताबा उन्हें पता नहीं कैसे एक बवंडर में उड़ा देती है और इसे ही कहते हैं योजाकुरा सेंके स्टाइल टी सेरेमनी। और इसके बाद फुताबा ये चाय सुकियो को देती है। सुकियो कहता है हमारे सभी गोल्ड रैंक मेंबर्स अपने अपने मिशंस पर बाहर हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सो वो कहती है लेकिन हो सकता है कि हमारा सामना खतरनाक मुश्किलों से हो। सो सुकियो कहता है मैं मेरे प्यारे असानो के लिए कुछ भी करूँगा। वहीं दूसरी ओर हम असानो को देखते हैं जो ट्रेनिंग करते हुए बेचारा फुग्गा हो गया है। सो तभी उसके पास मित्सुमी आती है और यहाँ असानो को अब आसमान में उसका परिवार दिखने लगा है जो उसे बुला रहा है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक ट्रेनिंग हो गई। वहीं दद्दू कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी ट्रेनिंग वक्त पर पूरी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम अभी बस हाफ अवेकेंड हुए हो, तो क्यों ना मैं दिखाऊं कि पूरी ताकत किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। और ये है योजाकुरा का फुल्ली अवेकेंड फॉर्म ब्लूमिंग। सोमेनन हमारी बॉडी को इनहेंस करता है जिससे हमारी स्किल्स की काबिलियत बढ़ जाती है। वैसे योजाकुरा की हेड अपनी जिंदगी में बस एक बार योजाकुरा ब्लड को किसी को दे सकती है। जैसे तुम्हें ये ताकत मित्सुमी से मिली, मुझे केको से मिली, लेकिन हर पर्सन की ताकत और काबिलियत अलग होती है। जैसे सोमेनन की वजह से मेरी बोन्स और फ्लैश तरल जैसे हो जाते हैं, जिस वजह से मैं अपनी शेप को चेंज कर सकता हूँ। और अगले ही पल में ऐसा करके दद्दू असानो को जकड़ लेते हैं और इसके बाद वो जमीन में एक बुलेट को शूट करते हैं, जिस वजह से जमीन के अंदर से पानी निकलने लगता है। और ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि दद्दू ने अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस बुलेट को शूट किया है, जिस वजह से ये बुलेट जमीन के अंदर उस गहराई तक चली गई जहाँ पर पानी होता है। और अब दद्दू
इसी तरह असानू की ट्रेनिंग कराने वाले हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर हमारे पास वक्त की कमी है, तो क्या तुम तैयार हो? और इसके बाद असानू की ट्रेनिंग शुरू होती है। हम देखते हैं कि दद्दू असानू के साथ डांस कर रहे हैं। भाई ये कौन सी ट्रेनिंग है? डांस ट्रेनिंग नहीं, जरा तुम लोग खुद देखो। और डांस देखकर ये दोनों असानू के लिए ताली बजाती हैं। वैसे दद्दू असानू को ये डांस इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वो असानू की बॉडी में ब्लूमिंग को ट्रिगर कर पाएं, क्योंकि ब्लूमिंग को एक्टिवेट करने के लिए हार्ट रेट, टेम्परेचर और ब्रीदिंग ये सारी चीजें काफी मायने रखती हैं। लेकिन भैया दद्दू की वजह से असानू घबराने लगता है और इसी के साथ असानू ब्लूम करना शुरू कर देता है। और बस यही देखकर दद्दू असानू के ऊपर शूट करते हैं, जिस वजह से असानू गिर जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि असानू ने उस बुलेट को अपनी शॉट से डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन इस वजह से असानू की तलवार टूट गई है। लेकिन असानू यहीं हार नहीं मानता, वो फिर से खड़ा होता है, जो देख दद्दू खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद वो अपनी बंदूक को मित्सुमी की ओर तान देते हैं और शूट करते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुमी को कुछ नहीं होता, क्योंकि असानू उस बुलेट को रोककर उसे बचा लेता है। असानू को यहाँ खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पास इतनी स्पीड कैसे आई कि उसने बुलेट से पहले मित्सुमी के पास पहुंचकर उस बुलेट को रोक लिया। और इसके बाद हमें पता चलता है कि असानू की ब्लूमिंग टाइप हार्डनिंग है, यानी कि वो अपने बॉडी सेल्स को हार्ड कर सकता है। एक पर्सन की ब्लूमिंग उसकी ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। असानू ने अब तक जितने भी चैलेंजेस का सामना किया है, उन्हीं की वजह से उसकी ब्लूमिंग एक्टिवेट हुई है। दूसरे शब्दों में ये ब्लूमिंग है एक शील्ड, मित्सुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। असानू अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर चुका है, अब उसे बस इसे कंट्रोल करना सीखना है। लेकिन तभी असानू कहता है, अब आप कभी भी मित्सुमी की जान को खतरे में नहीं डालेंगे, चाहे कुछ हो जाए। वो कहते हैं, मैं वादा करता हूँ, लेकिन ये सब मैंने अपने प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किया है। और इसके बाद तायो को पता चलता है कि भैया उसके साथ ये प्रैंक हुआ था ताकि वो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर पाए। भाई हमारा असानू तो जोकर बन गया। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि मित्सुमी इस व्हाइट स्पाइडर नेस्ट से प्रोटेक्टेड थी। वैसे दादी केको ने ऐसा प्रैंक करने की वजह से दद्दू और मित्सुमी को बहुत कूट दिया है। वो गुस्सा होती हैं कि आखिर ये दोनों असानू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बेचारा असानू अभी भी सदमे में होता है और इसी वजह से मित्सुमी असानू से आकर माफी मांगती है। लेकिन यहाँ असानू मित्सुमी से नाराज नहीं होता, बल्कि वो तो इस सदमे में होता है कि आखिर उन दोनों ने उस पर प्रैंक कैसे किया। इसीलिए वो बस कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता है। और अब दादी इन्हें इसकी सजा देती हैं। दद्दू उन्हें 1 हफ्ते तक गले नहीं लगा पाएंगे और दादी मित्सुमी को लेक्चर देंगी, इसीलिए वो खुफिया रास्ते पर उसे अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन तभी दद्दू कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता केको। लेकिन तभी असानू दादी के कहने पर दद्दू को पकड़ लेता है। इसके बाद इस खुफिया रास्ते पर जाते हुए दादी बताती हैं, ये इस घर के पुराने रास्तों में से एक है और इसे सिर्फ हेड की रिंग के जरिए ही खोला जा सकता है। और ये किसी भूल भुलैया की तरह है, यहाँ अगर कोई एक बार खो गया तो समझो खो गया। और इसके बाद वो यहाँ एक कमरे में आती हैं। ये है हेड्स चैम्बर और इस कमरे में एक किताब होती है और ऐसा कहा जाता है कि इस किताब में योजाकुरा फैमिली के ओरिजिन के सभी सीक्रेट्स हैं। लेकिन इस किताब को खोलने का तरीका युद्ध के दौरान खो चुका है और अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो ये मेंशन तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर इन सीक्रेट्स के बारे में दूसरे लोगों को पता चल गया तो बस बर्बादी होगी। और अगर किसी वजह से तुम इन सीक्रेट्स की हिफाजत करने में नाकामयाब रही तो फैमिली हेड होने के नाते तुम्हें सब कुछ तबाह करना होगा। मित्सुमी कहती है, मैं आपकी और माँ की तरह इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी, भले से ही ये घर तबाह क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी उस कमरे में दद्दू और असानू आ जाते हैं। दोस्तों आखिर तक दद्दू ने हार नहीं मानी और इस कमरे तक आ ही गए। और इसके अगले ही पल में असानू आकर मित्सुमी को गले लगा लेता है, क्योंकि दोस्तों असानू ने सारी बातें सुन ली हैं। तुम शुरुआत से सब कुछ खोने के लिए तैयार थी मित्सुमी, लेकिन मैं नहीं। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और खुद को ताकतवर बनाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ भी खोना ना पड़े। और इन दोनों का ये प्यार देखकर दादी और दद्दू खुश होते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम माकोतो को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और इस मुस्कुराहट का मतलब बस तबाही है। वैसे इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।
अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या तबाही मचने वाली है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और साथ ही इस वीडियो पर लाइक भी करना। एंड इन द एंड सायोनारा। और हाँ, अब मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ।